हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जीओए अकाउंट्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली ये मॉक सेकंड लेके आया हूँ, इसके अलावा मैंने मॉक फर्स्ट और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे पार्ट्स जीओए अकाउंट से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं और इसके अलावा डिटेल सिलेबस भी जीओए अकाउंट का मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप एक बार जाके प्ले लिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम बेसिकली कॉमर्स, अकाउंट्स, इसके अलावा इकोनॉमी, ये 3 सेक्शन से क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप देख लेना किस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। बट दोस्तों, हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बट यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस चीज़ की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है। अगर आप हम कभी भी देखोगे तो थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं, कभी आपने जब छोटी क्लासेस में होंगे आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो बहुत फर्क आता है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट में। और इसके अलावा आपको पता है एचपीएसएससी टोटली अनप्रडिक्टेबल है, हमने ऑलरेडी देखा है जीओए आईटी में किस तरह से अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चन डाले थे। बट हम ट्राई करेंगे को जो पैटर्न है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करने की, आए या ना आए वो बात की बात है। यहाँ से आपको एटलीस्ट एक आइडिया तो हो जाएगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ फर्म कंटेन्स व्हाट अमंग द फॉलोइंग। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको बेसिकली एमओए बोला जाता है, तो इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपको बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ फर्म कंटेन्स रूल्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कंपनी की, और किस तरह से कंपनी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया है, वो सब कुछ आपको एमओए में देखने को मिलेगा। तो सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न बाई विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपको बताना है किस एक्ट के अंडर आती हैं। तो ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, बेसिकली ये आती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मूव करेंगे थर्ड प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, आप ट्राई करना ये 20 के 20 क्वेश्चन एज ए मॉक सीरीज भी लगाने की, देखना आपको इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते हैं, और अपने मार्क्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोस बनाऊंगा, नहीं तो मैं ये सीरीज को यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। नेक्स्ट इज ए कंपनी इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन बाय। तो किसी भी कंपनी को बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है। सो राइट आंसर होगा बिकॉज इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हो सकता है एग्जामिनर आपसे ऐसे ही पूछ ले कि कंपनी को इसमें से क्या कहा जाता है, रियल पर्सन, नॉमिनल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। बट इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कभी घुमा देता है, मोल्ड कर देता है क्वेश्चंस को। तो बट यू शुड बी रेडी फॉर द ऑल क्वेश्चंस। मूव करेंगे फोर्थ प्रश्न की तरफ। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने में मिनिमम कितने नंबर मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूंगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अभी लाइक कर देना, बाद में बेसिकली आप क्या होगा लाइक करना भूल जाते हो। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो जीओए अकाउंट्स का एग्जामिनेशन देंगे उनके साथ शेयर भी जरूर करना। शेयर टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स अवेलेबल है आप उनके साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सके। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन लीव द सोसाइटी बाई। अगर किसी मेंबर को कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीव करना हो तो वो कैसे लीव कर सकता है। बाई विड्रॉइंग हिज कैपिटल फ्रॉम सोसाइटी। जैसे ही वो अपनी कैपिटल, जितना भी उसकी पूंजी है, कैपिटल क्या बेसिकली पूंजी होती है, जैसे ही वो अपनी पूंजी निकाल लेगा वैसे ही वो विड्रॉ कर जाएगा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए @स्ट्रीट स्टडी लिख के, सेम लोगों के साथ आपको ये देखने को हमारा चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट इज डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंशियल शेयर्स विल बी पेड व्हेन। तो डिविडेंड कब पे किया जाता है, जब डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, अगर वो रिकमेंड कर देते हैं तब डिविडेंड पे किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ओनली व्हेन डायरेक्टर रिकमेंड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि हम बहुत सी बार देखते हैं, कभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जैसे अभी रिसेंटली बोला गया था कि आईटीसी का था कि वो फेब 11 को अपना जो डिविडेंड है वो शेयर कर सकती है, मतलब कि डिविडेंड से रिलेटेड उनकी मीटिंग होगी। तो उसके बाद मीटिंग में बेसिकली क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं कि देना है या नहीं देना है।
तो इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, किनका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ए पब्लिक कंपनी मीन्स व्हाट? पब्लिक कंपनी का क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर होगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब जो किसी स्टैट्यूट के अंदर बनी है, मतलब जो किसी लॉ के अंडर बनती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टनरशिप एंटिटी इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस? तो आपको बताना है इनमें से पार्टनरशिप एंटिटी के लिए क्या चीज़ सही है। तो राइट आंसर होगा पार्टनरशिप एंटिटी होती है जो एक लीगल एंटिटी होती है और अकाउंटेबल एंटिटी होती है। तो ये दोनों काम करती है, लीगल का भी काम करती है और अकाउंटेबल भी रहती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाई एन इकोनॉमी और ए फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज। तो कभी भी आपने देखा होगा किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उस जो प्रोडक्शन में जो कैपिटल जो पूंजी लगती है, तो बेसिकली आपको बताना है कि उसको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेप्रिसिएशन। द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड, जो कंज्यूम हो जाती है कैपिटल, उसको क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बेसिकली इकोनॉमी का क्वेश्चन है। द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट। तो ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। द सप्लाई ऑफ गुड्स रेफर टू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वांटिटी ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज विच अमंग द फॉलोइंग। तो किस तरह से डिमांड होती है? तो राइट आंसर होगा डिराइव डिमांड। सो डिराइव डिमांड इज द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन विच अमंग द फॉलोइंग। तो अकाउंटिंग किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? फर्स्ट इज कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स। नेक्स्ट इज कंपनीज टैक्स लाइबिलिटीज फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों। 14th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स। तो आप देखते होंगे बैलेंस शीट कितने टाइम के बाद जनरली प्रिपेयर की जाती है? एनुअली। क्योंकि आप आईटीआर वगैरह भी फाइल करते हो तो उसी टाइम ये सारी चीज़ें की जाती है, बैलेंस शीट बनाती है जो भी कॉर्पोरेट्स होती हैं, तो ये एनुअली इनकी बैलेंस शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इज द मेजर विच टेल्स हाउ एफिशिएंटली द एसेट्स रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय द कंपनी इज नोन एज। तो आपको बताना है वो मेजर कौन से हैं जो बताते हैं कि जो एसेट हैं कंपनी के वो एफिशिएंटली यूज हुए हैं या कंपनी ने उन एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ किया है। तो बेसिकली ये होती है एक्टिविटी रेशो। तो ये बताती है कि कितने एफिशिएंटली जो कंपनी के एसेट, जो कंपनी की संपत्ति है, उसको कंपनी ने यूटिलाइज किया है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्टिविटी रेशो। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग आर करंट लाइबिलिटीज। तो आपको बताना है करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो दोस्तों करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो भी विद इन 1 ईयर आपको पे करनी रहती हैं। ठीक है, अब जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट भी, इसके अलावा सीसी कैश क्रेडिट, ये दोनों क्या है? ये करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी आपको खर्चे चुकाने हैं, जो आउटस्टैंडिंग है वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल, पे करना है यहाँ पे बिल्स को आपको, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, या फिर आपका टेलीफोन का, या फिर कंपनी का कोई भी और भी बिल हो जो विद इन 1 ईयर जनरली आपको पे करना रहता है, तो वो भी करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ। यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह ये भी हो सकता है कि वहाँ पे लिख दे बैंक कैश क्रेडिट, तो एक ही चीज़ है ओडी और सीसी। करंट रेशो इज डिफाइंड एज, तो करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज। तो इससे पता चलता है कि कंपनी के पास कितना एसेट है टू पे इट्स लाइबिलिटीज। तो इस रेशो, ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज की जो आइडियल रेशो है वो है 1:1। बट जितना करंट एसेट ज़्यादा रहेगा उतना ही वो कंपनी ज़्यादा अच्छी दिखती है, क्योंकि कैश इन हैंड वगैरह सब चीज़ें करंट एसेट्स का ही पार्ट रहती हैं। लोअर द डेट इक्विटी रेशो मीन्स, तो जनरली डेट इक्विटी रेशो को कम ही रखा जाता है। आप देखते होंगे जितनी डेट इक्विटी रेशो कम हो उतना ही वो बेनिफिशियल रहती है। किसके लिए? फॉर क्रेडिटर, क्योंकि इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। जितनी डी या डेट इक्विटी रेशो कम होगी, क्रेडिटर्स मतलब जैसे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लोन दिया है, तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स विच अमंग द फॉलोइंग। तो रिटर्न आरओआई क्या होता है? बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इनटू 100। हो सकता है आपसे आरओआई पूछ भी ले कभी कि आरओआई निकालिए, आपको नेट प्रॉफिट दे देगा और टोटल एसेट दे देगा, और आपको निकालना रहेगा आरओआई। तो याद रखना नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, या फिर आपको ग्रोस प्रॉफिट दे देगा, टैक्स दे देगा, ठीक है, और आपको दे देगा टोटल एसेट्स।
फिर पूछ लेगा रिटर्न ऑन इंटरेस्ट क्या होगा, तो ग्रोस प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल लेना और डिवाइड कर देना टोटल एसेट से। मूव करते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। ए लोअर आरओआई इंडिकेट्स, तो लोअर आरओआई इंडिकेट्स का क्या इंडिकेट करती है? फर्स्ट इज इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट आंसर। नेक्स्ट इज ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, तो हमने अभी रिसेंटली देखा आरओआई क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एसेट्स। अब आरओआई कम है, मतलब जो इसका एसेट वाला पार्ट है वो ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी एसेट की। अब एसेट ज़्यादा यूज़ हुए हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसलिए ओवर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है एसेट्स की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, फीडबैक हो, या फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं और मेरी टीम साथ का साथ आपकी क्वेरी को रिजोल्व कर देगी। या फिर भी आपको लगता है कि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक देनी है तब भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल दी बेस्ट। सो बहुत जल्दी मिलते हैं हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।